Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। कोई कितना प्रेडिक्टेबल हो सकता है, मतलब कितना ही प्रेडिक्टेबल हो सकता है। जब मोदी सरकार ने 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल के दाम 5 और 10 रुपए कम किए थे, तब सरकार के बयान में महंगाई के दबाव से राहत की बात थी। सूत्रों के हवाले से यह भी कहलवाया गया था कि सरकार उम्मीद करती है कि इससे किसानों की आय बढ़ जाएगी। जब मकसद इतना नेक था तो राज्य सरकारें कैसे पीछे रह जाती। उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से दाम घटाने शुरू किए, अपने अपने टैक्सेस कम किए। कीमतें घटने का सभी ने स्वागत किया, लेकिन स्केप्टिक जनता ने साथ में ये भी जोड़ा कि असल नेक मकसद 5 राज्यों में चुनाव साधना है। ये हो जाएगा तब ढर्रा अपने आप जगह पर आ जाएगा, और यही हुआ भी। जब तक 5 राज्यों में वोटिंग समाप्त नहीं हुई, कीमतें 4 नवंबर वाले स्तर पर टिकी रहीं। फिर 10 मार्च को चुनाव नतीजे आए। 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई। 20 मार्च को थोक ग्राहकों के लिए डीजल की कीमतें एकदम से 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई, और 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत भी बढ़ने लगी। रसोई गैस में भी प्रति सिलेंडर 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में पूछा था कि आखिर कोई कितना प्रेडिक्टेबल हो सकता है। महंगाई के दबाव से राहत और किसानों की आय का अब क्या होगा, यह हमें नहीं मालूम। ना ही इस सवाल का कोई अब मतलब बचा भी है। अभी तो लाख का सवाल यही है कि ये कीमतें बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगी, और जहां तक जाने वाली है वहां तक पहुंच जाएंगी तो आपका और फिर हमारा क्या होगा। लेकिन पहले गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना त्याग पत्र उन्होंने सौंप दिया। आज अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। मैनपुरी की करहल सीट से इस बार विधायक चुने गए हैं। दिल्ली या लखनऊ दोनों में से एक चुनना था उन्हें। अखिलेश यादव ने लखनऊ को बेहतर चुनाव माना। उनके साथ रामपुर सीट से सांसद आजम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दिया, क्योंकि वो भी रामपुर विधानसभा सीट से विधायक चुन लिए गए हैं। जेल में होने की वजह से लेकिन आजम खान खुद नहीं आ पाए, इस्तीफा फैक्स के जरिए उनका आया। अब दोनों इस्तीफों के बाद आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें सपा ने आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि रामपुर में भी 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर सपा आगे रही थी, उसे जीत भी मिली। ऐसे में पार्टी को यहां भी लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने पिछली बार हार के बाद रणनीति बदली है। 2017 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव वापस दिल्ली की राजनीति में कूद गए थे, और इसके चलते यूपी में विपक्ष काफी कमजोर हुआ। नतीजा 2019 और फिर 2022 में भाजपा के आगे विपक्ष का पस्त होने में निकला। अब अखिलेश अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। दूसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद मंगलवार को हिंसा भड़क गई। यहां भीड़ ने 5 घरों के दरवाजों को बंद करके आग लगा दी, और इस आग से जलकर 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। घटना बीरभूम के रामपुर हाट की है। आरोप है कि रामपुर हाट में तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। डीजीपी मनोज मालवीय ने बताया कि अब तक 8 शव बरामद हुए हैं। एक घर से ही 7 शव मिले। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बीरभूम की घटना को लेकर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 72 घंटों के अंदर राज्य सरकार से मामले में एक रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की शुरुआत सोमवार को हुई, जब बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी पंचायत नेता भादु शेख की हत्या हो गई। उन पर सोमवार रात को एक बम फेंका गया था। इस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर लिखा, राज्य हिंसा की संस्कृति और अराजकता की चपेट में है। जवाब में टीएमसी की तरफ से कहा गया कि यह आपसी रंजिश का मामला है, इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। अगली सुर्खी दिल्ली से है। खबर है कि दिल्ली के तीनों नगर निगम यानी एमसीडी का एक में ही विलय हो सकता है। एनडीएमसी इसमें शामिल नहीं है। सूत्र के मुताबिक खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में 3 एमसीडीज के मर्जर का फैसला लिया है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान इससे जुड़ा बिल जल्द ही संसद में पेश भी हो सकता है। साल 2011 में दिल्ली नगर निगम को 3 भागों दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। अब जब इसे एक करने की बात चली तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाए। बयान जारी कर इस कदम को एमसीडी की चुनावों में देर करने की चाल बता दिया। सुनिए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय को। जिस प्रक्रिया और जिस तरीके से ये चुनाव रोका गया, वो इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सर्वे इंटरनल आया और उसमें बीजेपी हार रही थी, इसलिए इमरजेंसी पावर ब्रेक लगा करके चुनाव को रोका गया।
बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये निर्णय जो कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास किया, ये दिल्ली के लिए बहुत बेनिफिशियल है। खास तौर से 2012 के बाद, 2012 तक दिल्ली की सभी एमसीडी अलग अलग नहीं होती थी, एक ही एमसीडी होती थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, जब उनको लगा लगातार बीजेपी ही आती है, तो उन लोगों ने एक साजिश के तहत तीनों एमसीडी को अलग अलग कर दिया। एक प्रस्ताव आया, कैबिनेट ने आज पास किया और कम से कम समय में हम इसको संविधान में संशोधन भी करेंगे। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का डर लग रहा है कि मेयर हमारे बराबर हो जाएगा, जो कभी कांग्रेस में भी सीएम को लगता था, तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो आपके बराबर हो या ये सेमी स्टेट है, इट इज नॉट फुल स्टेट। चौथी सुर्खी का संबंध प्रदूषण से है। प्रदूषण को लेकर स्विस संगठन IQAir ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी सामने आई है। इसके साथ ही चिंता की बात यह भी है कि दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 63 शहर अकेले भारत से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत का कोई भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक PM 2.5 पर खरा नहीं उतर सका। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी है, इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। टॉप 15 में प्रदूषित शहरों में की जो लिस्ट है उसमें 10 भारत में है और ज्यादातर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के ही शहर हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। जब भी पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कीमत पर हंगामा होता है तो हमारे मंत्रीगण मालूम नहीं कहां से तर्क खोज कर लाने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बहाने से काम नहीं चलता तो कभी धर्मेंद्र प्रधान कह देते हैं कि ठंड के मौसम की वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं, मौसम सुधरेगा तो कीमतें भी नीचे आएंगी। कभी असम भाजपा के अध्यक्ष भावेश कलिता कहते हैं कि चिंता की बात नहीं, जब पेट्रोल 200 का हो जाएगा तब बाइक पर ट्रिपलिंग की अनुमति दे दी जाएगी, एक बाइक पे 3 जाओ। तो कभी पूर्ववर्ती योगी सरकार में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी कह देते हैं कि पेट्रोल डीजल तो मुट्ठी भर लोगों के काम की चीज है। लेकिन ये सब नहले थे। दहला पटका था बिहार से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के हालात से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों को भारत में डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाए, वहां पेट्रोल डीजल भी सस्ता है। 137 दिनों से ये तर्क सुने नहीं गए थे, कुतर्क। अभी इन्हें अलमारी से निकाला गया है, झाड़ पोंछ कर रखा जा रहा है। कुछ दिन में आप फिर से सुनने लगेंगे, क्योंकि 21-22 मार्च की दरमियानी रात पेट्रोल और डीजल के खुदरा भाव में प्रति लीटर 80 पैसे बढ़ा दिए गए। अब ये रिवाज है कि कीमतें बढ़ने वाले दिन पत्रकार अपना कैमरा माइक लेकर पंप पर जाते हैं। आज भी यही हुआ। सुनिए लोगों ने अपनी पीड़ा कैसे बयान की। उसकी भी बढ़ गया जी, पूरी महंगाई देख लीजिए आप। जो तेल 200 रुपये पार कर रहा है, दाल देखो 200 रुपये पार कर रहा है, कोई तरीका हुई? दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसी दिक्कत क्या, आम आदमी तो मर जाएगा ऐसे भूखे। कितनी मगर गवर्नमेंट तो सत्यानाश कर दिया, क्या बोलना चाहेंगे। इधर एक नई परंपरा का उदय भी हुआ है, बढ़ी हुई कीमतों का स्वागत करना, समर्थन करना। इनकी बात भी आपके सामने हम रख दे रहे हैं, सुनिए। आज हमारा जो इंडिया है जिस स्ट्रेंथ पे है वो अकॉर्डिंग टू मोदी जी है, तो हम मोदी जी के फेवर में हैं और उनके साथ ही रहेंगे। चाहे पेट्रोल 200 रुपये हो जाए, चाहे डीजल 200 रुपये हो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपना इंडिया देखना है। आज हमारा इंडिया किस लेवल पे है, आप पिछले 70 साल का रिकॉर्ड देखिए और आज देखिए। पहले हमारे साथ कुछ भी होता था तो हमारा इंडिया अमेरिका पाकिस्तान से मदद मांगता था, आज अमेरिका हमारे से मदद मांगता है। वी वांट मोदी, वी ऑलवेज विद मोदी। थैंक यू। प्राइस की मैं बात करूं सर, पेट्रोल प्राइस इफेक्ट पड़ता है। सर एक बात बताइए, आप अपने देश को देखेंगे या इस चीज़ को देखेंगे? आम आदमी पे इफेक्ट किस चीज़ पे देखते हैं? आप हम मूवी देखने जाते हैं, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता? जब वहाँ बैठ के हम पॉपकॉर्न्स लेते हैं 300 रुपए के, 300 रुपए के बर्गर लेते हैं, जब इफेक्ट नहीं पड़ता? जब ये कहाँ रहते हैं? अब आपको अपनी पॉकेट दिखती है, मेट्रो यूज करो, बसेस यूज करो, क्या परेशानी है? नई परंपरा से अब एक और पुरानी परंपरा की ओर बढ़ते हैं। एक पुरानी परंपरा ये भी है कि रसोई गैस की कीमत जिस दिन बढ़े उस दिन पत्रकार अपना कैमरा माइक लेकर गृहिणियों का हाल पूछने किचन तक जाते हैं। ये काम भी आज हुआ। सुनिए गृहिणियों ने क्या कहा। आज हमें पता चला है कि गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जिससे हमारा घर का बजट खराब हो जाएगा और हमारी पूरी किचन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए माननीय मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि घरेलू गैस पर पैसे न बढ़ाकर और चीज़ों पर अपना ध्यान दें, उस पर कीमत बढ़ा सकते हैं। अब इतना तो आप जाने गए हैं लगातार ललन टॉप शो देखते हुए कि संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है
और अगर पेट्रोल पंप और किचन में हंगामा हो रहा है तो संसद शांत कैसे रह सकती है? इसीलिए एक और पुरानी परंपरा का पालन करते हुए विपक्ष ने लोकसभा में इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठाया। एक और पुरानी परंपरा का पालन करते हुए हंगामा किया, उससे पुरानी परंपरा का पालन करते हुए वॉकआउट भी कर दिया। सुन लीजिए, देख लीजिए। राजद सांसद मनोज झा ने चुनावी जीत के शोर में मुद्दों के खो जाने की बात कही। लेकिन जिस पार्टी को ये भ्रम हो जाए, और भ्रम क्यों, हकीकत है कि वो बिना कुछ किए भी चुनाव जीत सकती है, वो महंगाई की मार देती रहेगी लेकिन चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। सपा सांसद जया बच्चन ने यही पूछ दिया कि भाजपा को वोट दिया किसने? सुनिए। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। विपक्ष के ऐतराज पर सरकार का पक्ष क्या है, ये सुन लीजिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से। देखिए, विपक्ष के सारे आरोप निराधार हैं, आप सब जानते हैं, पहले से भी देखते आ रहे थे। इस समय जो सारी बातें आ रही हैं कि जो हम 4 राज्यों में ज़बरदस्त बहुमत से चुनाव जीते हैं, तो उसकी खिसियाहट सारे विपक्ष के लोग बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं। हम तो 1-1.5 साल 2 साल के अंतर्गत देख रहे हैं, कभी भी विपक्ष का कोई पॉजिटिव व्यू नहीं रहा। पक्ष और विपक्ष 2 पहलू होते हैं और यही लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में दोनों को समझदारी से आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन किसी तरह से कहीं पर भी मैं अभी देख रहा हूँ कि विपक्ष हमेशा हिट एंड रन, मारो और भागो, कुछ न कुछ कहते गया, चाहे हमने लोकसभा में देखा चाहे राज्यसभा में देखा। हमने कहा था ना कि पुराने तर्क वापस आएंगे। अभी गिनती मुफ्त टीके और राशन तक पहुंची है, धीरे धीरे वहां तक भी जाएगी, जिनके बारे में हम शुरुआत में आपको बताते जा रहे थे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम क्यों बढ़ गए, इसका ठीक कारण बताना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ला कह दे कि दाम बाजार तय करता है, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि दाम सरकार तय करती है और सरकार के इशारे पर न सही तो सहमति से ही दाम बढ़ते हैं या नीचे आते हैं, वरना चुनाव के मौसम में दाम स्थिर नहीं रह पाते। जबकि न्यारा एनर्जी, जियो बीपी और शेल जैसी निजी कंपनियों के पंप बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि ये कंपनियां सरकारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी। सरकारी और निजी कंपनियों को कुछ राहत देने के मकसद से ही सरकार ने सीधे तेल कंपनियों से डीजल की खरीद पर दाम 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे। नौबत यहां तक कैसे पहुंची, इसे समझने के लिए हम कुछ कारकों की अब बात करने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल बनता है कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल। चूंकि भारत में कच्चा तेल बहुत कम मिलता है, इसीलिए हम कच्चे तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। अब इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के बड़े खिलाड़ी हैं वो देश जहां तेल का उत्पादन ज्यादा है। ओपेक देश फॉर एग्जांपल सऊदी अरब है, वेनेजुएला है। कुछ देश ऐसे हैं ओपेक में नहीं है लेकिन फिर भी तेल के बड़े उत्पादक हैं, जैसा कतर हुआ, अमेरिका है, रूस भी है। दर्शक जानते हैं कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया, लेकिन इससे भी कहीं पहले से रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी की थी और हमले की आशंका जताई जा रही थी। चूंकि रूस प्राकृतिक गैस का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है और यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर भी, तो तनाव बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने लगे। कोरोना वायरस की 2-2, 3-3 लहरों के बाद कच्चे तेल की मांग भी धीरे धीरे पुराने स्तर पर लौटने लगी थी। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और इसीलिए उसके दाम भी धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर आक्रमण कर दिया, कच्चे तेल में आग लग गई। 24 फरवरी को ही कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गए। अब भारत के लिए महंगा तेल हमेशा समस्या रहा है, लेकिन $100 जैसे ऊंचे स्तर के साथ एक अलहदा समस्या भी नत्थी थी। दरअसल साल 2022-23 के लिए विकास दर का अनुमान लगाते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में कच्चे तेल का भाव $70 से $75 प्रति बैरल माना गया था, लेकिन दाम 75 की जगह $100 के पार चले गए। तो यह खतरा पैदा हो गया कि 8 से 8.5% की विकास दर का जो अनुमान हमने लगाया हुआ है वो गड़बड़ा भी सकता है। ऐसा क्यों, ये समझना बहुत आसान है। सबसे बढ़िया मिसाल है खाने का तेल। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से खाने के तेल का दाम भी बढ़ता है। कैसे? बात यह है कि दुनिया भर में बायोफ्यूल लिंकेज का प्रयोग चल रहा है। सादी भाषा में समझिए कि अनाज, तिलहन और गन्ने जैसे उत्पाद और उनके बाय प्रोडक्ट्स को या तो सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है या फिर ईंधन में मिलाया जाता है। इसीलिए कच्चे तेल या पेट्रोल डीजल के साथ इनके दाम भी ऊपर नीचे जाते हैं इन टैंडम। महंगे पेट्रोकेमिकल का मतलब महंगा प्लास्टिक भी होता है। इसी तरह पूरी दुनिया के उत्पाद कच्चे तेल से जुड़े हुए हैं और इसीलिए आकलन गड़बड़ाते हैं अगर आपके तेल का रेट ऊपर नीचे हुआ। महंगे तेल का मतलब यह हुआ कि भारत के लोगों को न सिर्फ पंप पर ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, बल्कि
बाकी खपत का अपना स्तर बनाए रखने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और ये खर्च अपनी बचत और निवेश को प्रभावित करेगा उनकी। जैसे एक शख्स की ग्रोथ पर बट्टा लगेगा, वैसे ही पूरे देश की ग्रोथ पर भी लगने लगेगा। विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अगर कर दी जाए तो पेट्रोल 25 रुपये प्रति लीटर और डीजल 35 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। इसी आशंका के बीच किसानों से लेकर ट्रांसपोर्टर्स और मॉल्स जैसे प्रतिष्ठानों ने बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर स्टोर करना शुरू कर दिया। वो खबरें आपने पढ़ी होंगी कि पेट्रोल पंप से 20% ज्यादा सेल हो रहा था, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि चुनाव नतीजों के बाद भाव बढ़ना तय है और ये डर सच भी साबित हो रहा है। रात की बात सिर्फ एक है कि कच्चे तेल के दाम $139 प्रति बैरल का दाम छूकर अब नीचे आए हैं। कुछ बीते हफ्ते कीमतें $100 के पास पहुंच गई थी, अब $115 से $120 के आसपास झूल रही हैं। कीमतें नीचे कैसे आई ये समझना अगेन थोड़ा जटिल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह है, लेकिन हम आपको कुछ बिंदु बता सकते हैं। पहला बिंदु, ईरान पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं क्योंकि एक बार फिर न्यूक्लियर डील की बात चलने लगी है। अगर ऐसा होता है तो ईरान बाजार में बहुत सारा तेल लेकर आएगा। ईरान अभी भी तेल बेच रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश ईरान का तेल खरीदने से बचते हैं क्योंकि यूएस सैंक्शंस हैं। दूसरा बिंदु, रूस पर लगे प्रतिबंधों में फिलहाल उसके तेल और गैस पर सीधा हमला नहीं किया गया है क्योंकि यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, लेकिन देश अब रूस की तेल की खरीद कम करने की सोच रहे हैं। इसीलिए रूसी तेल के उपलब्ध स्टॉक्स के दाम नीचे आए हैं क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन ये राहत फौरी भी हो सकती है क्योंकि अगर रूस का आक्रमण नहीं रुका तो बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। बाजार अस्थिरता से डरता है और कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो इस पर रूस एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो तकलीफ में रहेगा तो बाजार तकलीफ से बाहर नहीं आ पाएगा और इसी बाजार पर भारत निर्भर है क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 80 से 85% तेल इंटरनेशनल मार्केट से खरीद के लाते हैं। यहाँ भारत सरकार के सामने एक अजीब चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों का वो कुछ कर नहीं सकती। अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती है तो तेल कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। अगर तेल कंपनियों को सब्सिडी देती है अपनी जेब से तो विकास के लिए पैसा कम पड़ जाएगा और अगर पेट्रोल डीजल की कीमत पूरी तरह बाजार के हवाले कर देती है तो आम आदमी की कमर टूट जाएगी, विकास दर प्रभावित होगी। इसीलिए अब इस सवाल का वजन बढ़ गया है कि क्या सरकार को अपनी कर नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या सरकार इसी तरह पेट्रोल डीजल पर कर वसूलती रहेगी या फिर उसे नए स्रोत खोजने होंगे जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स। इस समस्या से निकलने का कोई आसान तरीका नहीं है। अब बस ये देखना है कि मुश्किल का कितना हिस्सा सरकार अपने पास रखेगी और कितना आपकी पीठ पर ला देगी। आखिर में बारी है कुकी राय की। आज हमने दर्शकों से पूछा था कि क्या आप पेट्रोल डीजल एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी का समर्थन करते हैं। हाँ में जवाब दिया है 46% लोगों ने, ना में जवाब दिया है 54% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर द ललन टॉप को फॉलो कर लीजिए। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में या फिर #LTShow के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं, हम उससे भी शो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अपने ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।